गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए दिन का आगाज, इस नए हफ्ते का आगाज। और जब हम कहते हैं नया हफ्ता तो वाकई एनर्जी डबल होनी चाहिए। बट द क्वेश्चन इज हाउ वाज द वीकेंड। तो ये सवाल हम पहले रखते हैं सबीन के सामने। आई थिंक वीकेंड बहुत अच्छा था और उसके साथ साथ बड़ी हैपनिंग्स भी थी। अब आप देखें, हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी एक सेलिब्रेशन मूड में तो अभी तक हैं और हमेशा ही रहेंगे ऑब्वियसली। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इवेंट्स भी इस्लामाबाद में हो रहे थे कुछ, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में बड़ा जोशो खरोश से जो है वो मनाया गया। मैं किस दिन की बात कर रही हूँ? यौम तशक्कुर की बात कर रही हैं आप। और वो फ्राइडे, जो कि हमने फ्राइडे का जो शो है उसमें ओपनिंग पे बात भी की थी। और फ्राइडे की जो एक शाम थी वो बड़ी ही ज़बरदस्त शाम थी। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे जिस तरीके से सजाया गया था, जहाँ पर तमाम सर्विसेज के चीफ भी थे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे और यौम तशक्कुर वहाँ पे मनाया गया था। और एक बार फिर दुश्मन को पैगाम दिया गया था कि जब जब दुश्मन कोई शरारत करेगा तो हम कैसे जवाब देते हैं, इस पर एक बार फिर बात की गई थी। अच्छा, उसके बाद सेलिब्रेशन जो आप सबीन ने कहा ना कि कंटिन्यू रही, हम उसी की बात करते हैं। पीएसएल रेज्यूम हुआ पाकिस्तान में, चूंकि ज़ाहिर है जो हालात थे उसकी वजह से पीएसएल में को मुअत्तल किया गया था। और जब रेज्यूम हुआ तो किस अंदाज से हुआ? उसी स्टेडियम में हुआ जैसे दुश्मन ने अपने ख्वाब में या किसी ख्याल में बिल्कुल तबाह कर दिया। अच्छा, बड़े ज़बरदस्त मीम्स बन रही थी उसके ऊपर कि पिक्चर लगी हुई थी एंड देन लोग ये कह रहे थे कि ये उसी स्टेडियम में पीएसएल हो रहा है जो दुश्मन ने तबाह कर दिया था अपने ख्वाब में, अपने ख्वाबों ख्यालों में। खैर, इस तरह के बहुत सारे अपना मीडिया मजाक उड़ा रहा है उनके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जिसका हम बार बार जिक्र भी कर रहे होते हैं। अपने लोग भी उस पर तनकीद का निशाना बना, लेकिन उस पर एक और मसला भी हो रहा है। जो लोग वहाँ पे मोदी सरकार की तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अगेन उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है। तो ये भी एक बड़ा मसला है वहाँ पर। वेरी ट्रू। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए वहाँ पर, जब वो क्योंकि जब अगेंस्ट नहीं बोल रहे पाकिस्तान की, ये देखे ना इतनी नेगेटिविटी, इतनी नफरत मोदी सरकार की बात की जाए, इतनी नफरत है कि वो लोग अगर बात नहीं कर रहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके कहने पे, बिकॉज दे हैव गुड फॉलोइंग, तो उसके बाद जो है उनको गद्दार करार दे के और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे चला के उन सबको सलाखों के पीछे करके गायब करके, ये मामलात वहाँ पर खैर आम हैं। ये तो हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से जुल्म सितम मकबूजा कश्मीर पर ढाए जा रहे होते हैं, किस तरह से वहाँ के लोगों को इबरत का निशाना किस तरीके से एक दर्दनाक उनको दिया जा रहा होता है। मैं कहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं देखें, इनको इसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम ओवरऑल भी देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना कि खौफ अंदर से ख़त्म हो जाता है और ये सोचा जा रहा होता है, मोदी सरकार जिस तरह से ये सोच रही है कि शायद जुल्म करती रहेगी और लोग सहते रहेंगे। लोग सह तो रहे हैं, लेकिन ऊपर एक ज़ात बैठी हुई है जो देख रही है, तो तख्त तो उल्टेगा और एक ना एक दिन तो उल्टेगा। वो इबरत का निशान बनेगा, ये हमें जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के जुल्म सितम उसने ढाए हैं। अच्छा, और इससे पहले चूंकि हम बात कर रहे थे कि सेलिब्रेशन की, मैं कहता हूँ उसी मोड पे जरा बात ज़्यादा करनी चाहिए सबीन, कि हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, या हम सब ने देखा है पूरे वीकेंड पे। और जो फायरवर्क्स थे दैट वर अमेजिंग, तो वो हमने कहा ज़रा फिर से बता दें आपको, स्पेशली जो हमारे इंडियन मीडिया की मैं बात करूं या वहाँ पे जितने भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उस सोच को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उस नेगेटिविटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको हम दिखा दें कि ये जो आपका मीडिया आपको दिखा रहा होता है या बता रहा होता है, वो जो झूठ का पलंदा वहाँ पर होता है और यहाँ पर जिस तरह से सच का प्रचार किया जाता है, इसमें बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क है। इसमें एक बात हम सवाल करते हैं कि एक आपका पायलट होता है, एक हमारा पायलट होता है, एक आपका मीडिया होता है, एक हमारा मीडिया होता है, एक आपके एंकर होते हैं, एक हमारे एंकर होते हैं, एक आपके इन्फ्लुएंसर होते हैं, एक हमारे इन्फ्लुएंसर होते हैं। फ़र्क है, बड़ा वाज़ेह है, चूँकि हम हैं अमन पसंद और आप क्या करते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। एनीवेज जी, मौज़ूआत और भी हैं जिस पर आज हमें डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, मंडे ऐसा होता है ना जिसमें हमारे पास, क्योंकि वीकेंड का सारा कंटेंट हमारे दिमाग में भरा हुआ होता है, हमारी कोशिश ये हो रही होती है कि जितना कुछ है हम आप लोगों से शेयर ज़रूर करें, बट आपने भी हमसे चीज़ें शेयर ज़रूर करनी है। सो आज का कोई टास्क भी देते जी, तब तक हमारे पास मैसेजेस आ जाए और हम चलें यूँ करते हैं कि आज का टास्क आपको देते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। ये बड़ा एक होता है ना, सम थॉट्स जो कि आपके पॉपअप हो रहे होते हैं, आप उससे बात कर रहे होते हैं। तो आज का टास्क है परमानेंट मार्कर। जो परमानेंट मार्कर होता है, आपने इससे मुताल्लिक सोच के बताना है कि ये जो इजाद हुई इसका सिंबल क्या है, ये सिंबलाइजेस व्हाट। ये हम सवाल रखते हैं आपके सामने। चलें जी डन, चलें आप हमें व्हाट्सएप करें। सिंबलाइजेस व्हाट, तो ये आपने आज हमें बताना है मैसेज करके कि जो परमानेंट मार्कर होता है वो क्या, किस चीज़ की निशानी होता है, क्योंकि वो परमानेंट मार्कर होता है
परमानेंट होता है, उसके ज़्यादा टर्म में है, तो आपने बताना है कि आप इससे क्या समझें जो आज हमने सवाल आपके सामने रखा है, तो इस पे आप हमें मैसेज कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। खड़े खड़े टास्क भी दे दिया और ये बड़ी अच्छी बात है कि बह जाना थी फिर खड़े खड़े टास्क देना था मैंने। ऐसे ऐसे दिमाग में इनके टास्क आ जाते हैं और बड़ा अच्छा आप लोगों को टास्क दे भी दिया। ये शुक्र है दिमाग चल रहा है इस उम्र में भी, इस उम्र में खुद मान लिया, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। कहने का मतलब है कि आजकल कहते हैं यंग माइंड्स इतने एक्टिव नहीं चल रहे ना, ये कहना चाह रहा था। यंग माइंड्स ही एक्टिव चल रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देखें, आहा क्या यंग माइंड्स ने, दे आर वेरी यंग। आप जेनजी की बात कर रहे हैं, जेनजी की बात कर रहे हैं, जेनजी की बात करें, चलें बिल्कुल ठीक। अब ये हमारे पास मौजूद और भी है, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। मैं थोड़ी सी प्री जेनजी, थोड़ी सी नहीं काफी प्री जेनजी है, ये बहस जारी रहेगी। काफी नहीं हूं शुभ, वैसे इतनी बात ना करें आप, काफी में नहीं। मेरा ख्याल है ब्रेक लेते हैं, हम इस बहस को समेट लेंगे। आप बताएं, आप प्री जेनजी हैं कि प्री जेनजी हैं शुएब साहब की तरह? ज्यादा हो गया, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान फॉर ऑल द जनरेशंस। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज जो मंडे की हम जब बात कर रहे थे, हम कहते हैं जी मंडे मोटिवेशन, एक पूरे वीक की आपको मोटिवेशन मिल जाती है। और मोटिवेशन क्या होती है जी, हम सबको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। कामयाबी हर किसी के लिए बहुत डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट होगी, मेरे लिए डिफरेंट है, किसी और के लिए डिफरेंट होगी। तो आज जरा इस पे बात करेंगे कि कामयाबी किस तरह से हासिल की जाए। और हमने पहले भी इस पर कई दफा बात भी की है, आई मीन बात इसलिए भी करना है बड़ा इंपॉर्टेंट इस मौजू पे कि रोजाना की बुनियाद पर अगर आप बात करें, कोई भी एक अगर सीख जाए या कोई आगे से एक फीडबैक भी आए उस टॉपिक से, मतलब तो हम सब सीख रहे होते हैं। मोटिवेशन ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम चाहते हैं कि जितनी डिस्कशन होती है, एक तो ये कि डिस्कशन होती है तो वो बात आपके दिमाग में आती है कि अच्छा जी ये हमारी ज़रूरत थी, ये हमें करना था। और ऑब्वियसली जब डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस हो रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी को क्लिक ज़रूर कर जाता है। तो आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मोहम्मद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हसनैन प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपके लिए कामयाबी क्या है? कामयाबी की डेफिनेशन इट्स बिन वेरी वर्सेटाइल। वो काफ़ी ज़माना जितना गुज़रा है, वक्त जितना गुज़रा है, तो जो डेफिनेशन है ऑफ सक्सेस वो बदलता जा रहा है। अभी अगर मैं एरिस्टोटल की बात करूँ, सो एरिस्टोटल ने कहा था दैट द कॉन्सेप्ट जो कि सक्सेस है वो डायरेक्टली लिंक है एक दूसरे कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं यूडोनिया, या यूडोमेनिया। सो सिंपल अल्फाज के अंदर इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? द आर्ट ऑफ लिविंग और फ्लरिशिंग। मतलब जब आप ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजारते हैं, उसे ये कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है। अब जब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जाए, द आर्ट ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ, वर्चुफुल लाइफ, उसके बारे में बात करता है एरिस्टोटल। फिर फॉर एग्जांपल प्लेटो है, प्लेटो टॉक्स अबाउट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि आपने हार्ड वर्क करना है एंड यू हैव टू फुलफिल योर ड्यूटी इन सोसाइटी। आपका जो काम है सोसाइटी के अंदर, आपकी जो पोजीशन है सोसाइटी के अंदर, आपने उस पोजीशन को, उस ड्यूटी को फुलफिल करना है और एक राइचस मैन के तौर पर या एक राइचस वुमेन के तौर पर ज़िंदगी गुजारनी है। अब दीज आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोर्स। फिर इस तरह मुख्तलिफ डिफरेंट और भी लोग हैं जिन्होंने ज़माने के साथ साथ I'll be coming towards that. So इस तरह फिर the Chinese philosopher Confucius, so he also talked about how his success is, वो बात करता है कि words do speak, but words से ज़्यादा importance मेरे नज़र के अंदर actions की होती है। So let your actions speak out for your success instead of your words. तो इस तरह फिर हर एक इंसान की एक अलग डेफिनेशन होती है। अब जितना ज़माना गुजरा है, सो सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती जा रही है। सो इन शॉर्ट, आज के ज़माने के अंदर सक्सेस क्या है? सक्सेस बेसिकली इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग नॉट ओनली जस्ट अ मॉडेस्ट लाइफ, बट आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी जितनी भी विशेस हैं, जितनी भी गोल्स हैं, उनको फुलफ़िल करें और अपनी जो एथिकल और जो मॉरल लाइफ है उसे भी सक्सेसफुल तरीके से अचीव करें। देखिए, हमारे आजकल के ज़माने के अंदर इफ़ यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल, देयर आर टू पैथ्स। या आप एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर, एक अच्छी जॉब के तौर पर काम कर सकते हैं, यू विल बी सक्सेसफुल। या आप कुछ गलत कर सकते हैं, अपने कूलीग्स को नीचे खींच कर, लेग पुलिंग करके
आगे बढ़ना. So this is the more ethical and moral form of work. But basically सक्सेस है क्या? सक्सेस का एक ही डेफिनेशन आता है जो कि है आपकी अपनी इंसान की अपनी खुशी. क्योंकि जितना इंसान एक टास्क के साथ, जितना इंसान एक काम के साथ खुश हो, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा फील करता है. आप क्योंकि खुश हैं, अपने आप को कामयाब इंसान समझते हैं? कामयाब इंसान मैं नहीं समझता, पर मैं अपने आप को खुश ज़रूर समझता हूँ. लेकिन अभी आपने कहा कि कामयाब, खुशी, I'm कामयाबी. coming towards that. क्यों मैं यहाँ पर खुशी की बात कर रहा हूँ? क्योंकि हर एक इंसान की कामयाबी की डेफिनेशन कभी भी सेम नहीं हो सकती. Anyone that's watching वो यकीनन कहेगा कि जो चाइनीज़ बंदा था इसने तो जो भी कहा गलत कहा, मैं तो एग्री नहीं करता. कोई होगा वो कहेगा कि एरिस्टोटल ने जो कहा गलत कहा, क्योंकि वी कैन नेवर हैव द सेम ओपिनियंस. तो यहाँ पर बात आती है दैट देयर इज़ अ डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस. जब मैं किसी जगह जाता हूँ, एक स्पीच देता हूँ, तो एक है कि आपने उस स्पीच को अच्छे तरीके से डिलीवर किया, एक है आपने अपनी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक डिलीवर किया. सो व्हाट इज़ माय सेटिस्फैक्शन, इट्स अ होल डिफरेंट थिंग. तो जो एक आम बंदा है वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं जाऊँगा, मैं कहूँगा हेलो एवरीवन, यू गाइस आर डूइंग वेल, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे. बट माय सेटिस्फैक्शन इज़ कि मैं वहाँ पर इस तरह बात करूँ कि हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं इस मौजू पर. सो यू हैव टू हैव योर ओन लिमिट टू सेटिस्फैक्शन. सो इसी तरह फिर सक्सेस के अंदर भी सेटिस्फैक्शन आती है. एक बंदे की जो अपनी डेफिनेशन है ऑफ सक्सेस, यू हैव टू रीच दैट. Not all people will agree with you on what your success is. So basically, if another person जो कि success पाना चाहता है, you have to work on finding your success. Or finding your success has a few key things that you have to do. First of all, you have to understand and master your craft. आप जो काम कर रहे हैं, जो art आप perform कर रहे हैं, the performance that you're putting on, you should be best at it. Then there's perseverance. जब आप वो काम कर रहे हैं, so you should be able to stick to it and be resilient. अगर कुछ भी होता है, काम नहीं मिलता, there are hardships, you should still be resilient with your work and with the task that you're performing. अच्छा, फिर आगे बात आती है about other things such as being ethically correct. आप जब काम कर रहे हैं, so you have to be, that's the most important part, exactly. सो फिर इसी तरह फिर बात आती है मुख्तलिफ डिफरेंट और क्राइटेरियाज की, जो कि आपके सक्सेस को एक बिल्कुल ऐसे ही, और जाहिर सी बात है वो हर एक के लिए डिफरेंट भी होता है और हर एक अपने लिहाज से गोल डिफाइन किया होता है. बट अगेन आप एथिकल वे में किस तरह से अपने गोल को अचीव करते हैं और वो डिपेंड्स. देयर इज अ यूनिवर्सल टेक्निक ऑफ सक्सेस, सो दीस थिंग्स कवर दैट होना चाहिए. ऐसे में जब आप अपना कोई गोल सेट करते हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, ऐसे में नेगेटिविटी को कैसे अवॉइड किया जाए, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया? नेगेटिव कमेंट्स, लोग लाइक पुलिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, exactly. आपको टाइटल्स दे रहे होते हैं. सो उस तरह से किस तरह से उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए? वेल, आई विल गिव यू अ सिंपल वे. जब मैं बात करने जा रहा था अबाउट फ्यूचर, सो जो हमारी फ्यूचर्स की जनरेशन है, टू गिव देम द चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस. हमारे लोगों के अंदर ये एक आइडिया है दैट यू डोंट हैव टू बी इमोशनल, और आपने हमेशा अपने आप को बहुत सीरियस रखना है, बहुत अपराइट रखना है, फेयर और जस्ट रखना है. बट यू कैन नॉट शो योर इमोशंस, यू कैन नॉट शो मोमेंट ऑफ वीकनेस, क्योंकि लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं. और ये ऑनलाइन भी होता है, क्योंकि लोग देखते हैं दैट यूर वीक और वल्नरेबल, वो आपकी उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके दे आर गोइंग टू बी फोर्सिंग यू एंड पुशिंग यू इनटू अ कॉर्नर. इसी तरह फिर ट्रोल्स और ये बाकी सारे जितने भी लोग हैं जो कि लेग पुलिंग करते हैं, दे ऑल्सो कम इन टू द सेम कैटेगरी. वो देखते हैं कि एक बंदा है, ही इज़ डूइंग समथिंग, सो ही इज़ डूइंग समथिंग एंड दे आर जेलस ऑफ दैट, सो दे वांट टू डू लेग पुलिंग. अब मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा दैट इफ़ समबडी इज़ जेलस ऑफ यू, अगर वो फैमिली है, ऑनलाइन लोग हैं, जो भी है, इट इज़ बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग. आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं. जब आप कुछ नहीं करते और घर के अंदर बैठे रहते हैं, कोई आपको लेग पुल करेगा? विल एनीबडी बी टॉकिंग अबाउट यू? विल एनीबडी बी जेलस ऑफ यू? नो. बट व्हेन यू आर ऑन सम पोजीशन, जब आप कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, जब आप अपने गोल्स को, अपने सक्सेस को अचीव करने के अंदर लगे होते हैं,
जब आप कुछ करने के अंदर यू आर पुटिंग इन टाइम, आप एफर्ट डाल रहे होते हैं, सो दैट्स व्हेन पीपल आर जेलस ऑफ यू. सो यू शुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव दीज पीपल, क्योंकि आपको एक राह दिखाते एक इशू हैं. ये भी आ जाता है, सॉरी टू कट यू, Exactly. समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ऐसे मामले में. आपको समटाइम्स ये लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है वो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म भी हो सकता है. जी, बिल्कुल. इट्स पॉसिबल, स्पेशली अगर ज्यादा लोग कर रहे हैं, सो आप उससे सीख भी तो सकते हैं. जी बिल्कुल. तो इसको जरा सवाल को भी इस तरह से रखते हैं कि उसको किस तरह से इसमें डिफरेंशिएट किया जाए कि अच्छा ये लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं. Exactly. So I'll give you a simple description, और मैं आपको सिंपल अल्फाज के अंदर समझाना चाहूँगा that what's my method of that. There is criticism and there is just blatant insulting. आपको Agreed. एक बंदा इंसल्ट कर रहा है, आपको एक बंदा ही इज डिसरिस्पेक्टिंग यू, तो उसके अंदर और फिर एडवाइस के अंदर एंड एडवाइस इन द शेप ऑफ क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा फ़र्क है. अब एक फॉर एग्जांपल 1000 पीपल दे आर सेइंग कि आप गलत कर रहे हो एंड दे आर इंसल्टिंग मी, वो उसके ऊपर आई डोंट बैट एन आई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि दीज पीपल आर जस्ट हेटर्स एंड दे नो नथिंग बेटर. अच्छा, फिर एक ऐसा बंदा होता है जो कि कहता है कि हसनैन, आई नो यू आर लाइक द एज ऑफ माई सन, या आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, बट दिस इज़ योर इशू, दिस इज़ योर एरर, आपने ये मिस्टेक यहाँ पर की है एंड यू शुड एडमिट योर मिस्टेक एंड यू शुड कैरी इट ऑन. ऐसा होता है आपके साथ? ऐसे मैसेज आता है कोई? ऑफ कोर्स इस तरह बहुत सारे मैसेज पेरेंट्स की तरफ से मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे और लोगों की तरफ से मैसेजेस आते हैं दैट से दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग इज गुड, बट आपको इस तरह करना चाहिए, उस तरह. कोई और गाइडेंस मिल रही होती है आपको? Exactly. So lots of times I even follow with those different advices. मैं उन एडवाइस को फॉलो करके I take them into my daily life, या जब मैं काम कर रहा होता हूँ, so I keep those advice in mind. कोई एक एडवाइस जो आपको मिली हो हसनैन जिसने आपकी जिंदगी को और बेटर शेप किया हो? मैं कहूँगा that it would be staying humble and staying low. बिकॉज जितना ज़्यादा आप अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को लो रखते हैं, सो यू आर आउट ऑफ द रीच ऑफ पीपल. क्योंकि लोग हमेशा नज़र क्यों लगती है. मैं पूछने लगा था आपसे कि आपको तो नहीं कहते घर वाले कि हसनैन थोड़ा लो प्रोफाइल रहो, नज़र लग जाएगी? जी, यही बात होती है, नज़र क्यों लगती है. जब एक बंदा बहुत ज़्यादा दिखाए दैट आई हैव द स्किल्स, आई हैव द लुक्स, आई हैव द मनी, या जो भी रिसोर्स है, बेसिकली ये सारी चीज़ें रिसोर्स के अंदर आती हैं. सो जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जो बंदा उस रिसोर्सेज को शो करे, अगर वो आपकी लुक्स से हो जाए जो कि हर वक्त डिस्प्ले पर होती है, अगर वो आपके पैसे से हो जाए जो कि आप पहन सकते हैं, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इनटू रिसोर्सेज. तो व्हेन एवर यू आर शोइंग योर रिसोर्सेज ऑफ, बहुत बड़ा चांस है कि नज़र लग जाती है, लोग जेलस होते हैं, लोग हेट करते हैं. व्हाई आर दे हेटिंग? बिकॉज यू आर शोइंग योर रिसोर्सेज ऑफ. लेकिन अब वो रिसोर्सेज सम शो तो हो रहे होते हैं ना. अब देखें, आपका स्किल है, वो शो होगा. आप टेलीविजन पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो लोग आपको देख रहे होंगे, अब उसको आप छुपा नहीं सकते. दैट्स व्हाट योर वर्क इज. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो कामयाब नहीं हो पा रहे होते, फेल हो रहे होते, तो वो पहली बात यही होती है कि नजर लग गई है. जी, हम थोड़े फ्लॉज को कम देख रहे थे, हम कहते हैं जी नजर लग गई है. जी बिल्कुल. और आई एक्चुअली से कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी से नज़र लगती है. एंड सिंस टाइम देयर हैव बीन ओकेजन्स कि मैं किसी शो के लिए गया हूँ ऑन योर फर्स्ट डे, और मैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें करता हूँ, लोग एंजॉय करते हैं, लोग कहते हैं काफ़ी अच्छा काम किया. कल को दूसरे शो का दूसरा एपिसोड होता है एंड आई गो देयर, तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही होती. सो इस तरह सिचुएशंस भी आती हैं. उतार के जाया करें. हाँ, नहीं, अब आजकल वही करता हूँ. अम्मी उतारती हैं आपकी नजर? जी बिल्कुल. कैसे उतारती हैं? मिर्चों से, चीनी से भी? मिर्चों से, चीनी से, बहुत सारे तरीके हैं. माँ की दुआई वैसे तो काफी है. माँ की दुआ भी काफी है. उस दुआ के साए में चूंकि आप आगे चल रहे हैं, तो वो तो दुआएं मैं हमेशा आपके साथ ज़्यादातर हैं. इस तरह करता हूँ कि मैं अपनी जो नानी है उनके सामने बैठ कर उन्हें कहता हूँ कि एक दम डाल दें. अच्छा. तो वो बैठती हैं और वो कहती हैं ठीक है बेटा, या तो मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ या मैं उनके सामने बैठ जाता हूँ. वो सर पे हाथ रख के पूरा वो चुप करके और बस सारी सिचुएशन क्लियर करके वो ठीक हो जाता है. बट अदर देन दैट नानी दे आर वेरी मच गुड. अगर आपका फॉर एग्जांपल द अदर डे आई वाज हैविंग सम मसल क्रैम्प्स, तो मैं नानी को कह रहा था, उन्होंने कहा ये ऑलिव ऑयल है ना, ये इस्तेमाल करके यू विल पुट इट ऑन देयर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब कुछ. हमने कहा जरा दम और दुआ के साथ दवाई भी कर लेते हैं. जी. सो नानी दे ऑलवेज हैव 3 सॉल्यूशंस व्हिच इज दम
and which is oil, and then it's a massage. Any 3 of these things, ये सारा का सारा जितना भी आपके issues हैं ये सारे इसके साथ हल हो सकते हैं according to them. So anyways, she's a really sweet person and I really like her. एंड काफ़ी आप कह सकते हैं कि खुशी होती है उनको देखकर। अच्छा, अब ये भी होता है कि कोई भी मसला हो जाए इंसान को, बच्चों को बच्चों को इंसान समझते नहीं है लोग। नहीं है, वो भी एक तरह के इंसान ही होते हैं सलीम। नहीं हो यही बात, जिस तरह से अम्मी का फ्लाइंग चप्पल और वो फ्राइंग पैन और वो कड़चियाँ आके लग रही होती हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो इंसान की कैटेगरी में नहीं ले रहे होते हैं बच्चों को। मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो वो कहते हैं ना कि बुखार हो गया तो कहते हैं और फ़ोन यूज़ करो, कुछ हो गया और फ़ोन यूज़ करो। ये तो एक जो यूनिवर्सल एक स्टेटमेंट होती है ना, या आपके ऊपर जो थोपी जा रही होती है कि जंग हो गई है, अक्सर मीम्स हो रही थी जंग हो रही है तो कहते हैं और फ़ोन यूज़ करो तो जंग होना शुरू हो गई है। तो ये वाली जो चीज़ होती है, इसको किस तरह से केटर किया जा सकता है? स्पेशली उन बच्चों के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ जो कि फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं। सो क्या ये भी एक हर्डल होती है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी सोशल मीडिया की एक अनरियलिस्टिक दुनिया के अंदर, और उस अनरियलिस्टिक जब हम दुनिया में चले जाते हैं तो अपने रियलिस्टिक गोल्स को हम भूल जाते हैं और हम अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं? अगर इसके ऊपर बात की जाए, सो व्हेन आई एम फॉर एग्जांपल यूजिंग फ़ोन, मुझे भी फैमिली वाले सब यही कहते हैं, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेपल, एवरीबडी सेज दैट। सो इट्स नॉर्मल फॉर अ फैमिली मेम्बर, या अगर आपके माँ बाप, अगर आपके दादा दादी जो भी हो, वो थोड़े से भी बड़े हों, दे मोर देन लाइकली टेल यू कि हमारे ज़माने के अंदर तो ये नहीं होता था, इतने अच्छा ज़माना होता था, हम बैठकर बातें करते थे। हालांकि उस ज़माने में भी यकीनन बातें कोई नहीं करता होता था, सारे अपने कामों में लगे होते थे, सारे अपने काम में लगे होते थे। और उस ज़माने में थे कौन सा, अम्मी से पूछा, नानी से पूछा? जी उनसे पूछा, तो वही किस्से सुनाते हैं कि हमारे ज़माने के अंदर 1 रुपया होता था, हम अपने फादर के साथ बैठकर बात करते थे, और ये करते होंगे ना, उस वक्त काम कम थे ना, अभी ये है कि काम बहुत ज्यादा हो गए। अच्छा, हम अपने ज़माने में बात करते हैं। फिर दूसरी तरफ वो ये दास्तानें सुनाते हैं कि स्कूल जाने के लिए हम 50 किलोमीटर सीधा हम जाते थे स्कूल जाने के लिए। वेल समटाइम्स इट गेट्स अ बिट फनी, क्योंकि लाइक इट इज माय फादर, मेरे फादर मुझे कहानियाँ सुनाते थे कि मैं इस तरह एक जगह होती थी विच वाज लाइक दिस माज़ार, और वहाँ पर हम लोग मौजूद होते थे, एंड आई यूज्ड टू डू हंटिंग एंड दिस एंड दैट, एंड वो बहुत ही अच्छा होता था। एंड फिर मैं स्कूल ये स्कूल वो इस तरह बातें ठीक होती होंगी ना, ठीक होती है, बट अ लिटिल आपको लगता है एग्जैजरेटेड होती हैं? जी, अनरियलिस्टिक नहीं, आज के दौर के हिसाब से मे भी हमें अनरियलिस्टिक लगती हूँ, बट उस वक्त तो शायद ऐसे ही था ना कि अभी भी हमें कोई बैठ के कहे कि किसी सेक्टर में कि अच्छा जी जब हमने यहाँ घर बनाया था तो हमें वो दूर तक फलानी जगह नजर आती थी। दैट्स ट्रू फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस। हाँ, अभी जरा also because ये वाली फैसिलिटीज भी तो नहीं थे ना जो हमें हैं, तो आपको तो अम्मा अब्बा ने सब कुछ दिया, ईच एंड एवरीथिंग। आप तो प्रिविलेज्ड एक तरह से, बिकॉज हम सब प्रिविलेज्ड हैं एक तरह से, बिकॉज अगर हम कंपेयर करें अपने पेरेंट्स के बचपन को, उनकी ज़िंदगी को, बिकॉज अब फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, अब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, और इस लिहाज से हमारी ज़िंदगियाँ आसान हैं एज कम्पेयर टू देयर लाइफ। वी आर वेयरिंग गुड क्लोथ्स, वी आर exactly, so they have their own struggles, so we have to admit that, and we have to respect that as well. Exactly, but it does get unrealistic for me personally. So but मैं अपनी बात पर कायम हूँ, जिस तरह के कायदे आज़म, हाँ नहीं कायदे आज़म जिस तरह के कहते हैं, नहीं, मैं पेरेंट्स की बात करूँ, पेरेंट्स भी अपनी बातों पे कायम है ना। हाँ नहीं, वो घर जाएंगे तो फिर बाकी पता चलेगा कि कितनी अनरियलिस्टिक थी कहानी। अभी वो रिस्क ले रहा है बहुत बड़ा, घर जाकर उसे पता उसको भी फ्लाइंग चप्पल पड़ने वाली। बिल्कुल, माय फादर इज वेटिंग एट होम, सो फिर मुझे पूरा कहानी सुनाएंगे कि किस तरह मैं जाता था और आज के बाद से किस तरह तुम भी जाओगे स्कूल 50 किलोमीटर। किसी दिन यूं करेंगे ना, आप और आपके फादर को इकट्ठे बिठा के ये सारी बातें करेंगे। हाँ, वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सक्सेस के बारे में, इफ यू आर अ चाइल्ड who is just watching reels या ये सब कुछ कर रहा है, it's obviously a blatant waste of time. But मैं हूँ, so I have classes more than 8 hours a day, तो मेरे पास पहले से काफ़ी कम टाइम होता है। So if I watch a few videos or reels in between those classes, it's no big deal for me, क्योंकि मुझे पता है that I need this technology, I need this internet for my work, for my tasks. But अगर आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अगर आप अपनी creativity ज़ाया कर रहे हैं on such things, it's no need, you should not use a phone.
क्योंकि फ़ोन भी एक चाकू की तरह है, एक छड़ी की तरह है, या एक बंदूक की तरह है। फॉर एग्जांपल इट्स अ गुड इन्वेंशन अगर आप उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट एक बुरा इन्वेंशन है अगर आप उसे किसी और को हार्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड वेयर डू दीज ट्रोल्स, वेयर डू दीज पीपल कम फ्रॉम? वही पेरेंट्स जो कि माँ बाप बचपन ही से बच्चों को फ़ोन्स दे देते हैं या उनके बच्चों के ऊपर नज़र नहीं डालते, दे हैव बैड कंपनी। वो बैड कंपनी जब उनको रीडायरेक्ट करती है, सो इन फ्यूचर दे आर हेटिंग ऑन अदर पीपल, वो लेग पुलिंग करते हैं, उनमें रिफ्लेक्ट कर रही होती है, वो उनके अंदर रिफ्लेक्ट कर रही होती है। एंड टू एवरी सिंगल पर्सन दैट्स हिटिंग ऑन मी, इंटरनली मैं आप कह सकते हैं कि एक खफगान फील करता हूँ, क्योंकि मुझे रियलाइज़ होता है दैट दिस पर्सन वाज मोर देन लाइकली निगलेक्टेड बाय हिज पेरेंट्स, या उसका एक बहुत बुरा चाइल्डहुड होगा, बिकॉज ईदर पीपल आर जेलस ऑफ यू, या बस वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि खफा होते हैं दैट व्हाई डिड दे नॉट एक्सपीरियंस सच थिंग्स। एंड दैट्स द 99% ऑफ द केस बिटवीन हेटर्स, क्योंकि हेटिंग हमें लगता है कि हम वैसे ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त है, हम उसे तंग कर रहे हैं, सो हम वैसे ही उसे तंग कर रहे हैं, हम ये सोच रहे होते हैं, बट देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड दैट टू। एक सबकॉन्शियस हमारे जहन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है दैट्स कॉजिंग अस टू हेट या लेग पुल समबडी एल्स। तो ये जो निगलेक्शन है, ये जो एक खफगान है, एक सौरो है, द बर्डन दे कैरी, खफा होना, जी जी ओके जी, तो खफा होना, सीख रहे हैं हम भी जी जी बैठे। सो द बर्डन दे कैरी इज अनड्यूली टेरेबल एंड इट्स काफी खफा फील होता हूँ मैं। अब काफी खफा फील होता है, भी कह रहे हैं कि काफी खफगान फील होता है। दैट्स अ नाइस वर्ड। वही कह रही हूँ, अच्छा एडिशन है हमारी वोकैबुलरी में। आप पूछे। नहीं, मैं तो अभी उस लफ्ज़ के उसी में था बहरहाल कि खफगान। खफगान नहीं, वैसे बस एक और सवाल भी आपसे। हसनैन, ये जो किसी जगह पे पहुंचना, जिस जगह पे भी आप भी माशाल्लाह हैं, इसमें आपकी नज़र में ये तो बहुत से उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, अच्छा इसकी सपोर्ट भी, उसकी सपोर्ट भी, उसकी गाइडेंस भी, उसने भी चैनलाइज किया आपकी एनर्जी को, बट सबसे मेजर रोल किसका रहा? वो पेरेंट्स का है, वो स्कूल का है, वो किसी एकेडमी का है, किसी उस्ताद का है, किसका है? अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज के अंदर नहीं होगी आपकी जी नहीं प्लीज चेंज हुई एक्चुअली आई एम काइंड ऑफ ग्रोइंग अप। फिर चेंज हो गया। ये क्या हुआ है? एक्चुअली आई एम काइंड ऑफ ग्रोइंग अप, आवाज चेंज होती है अच्छा, from this voice to this voice, so it's kind of changing in between. So when I get tired of using this voice, जब मैं थक जाता हूँ इस आवाज़ को इस्तेमाल करते हुए, so then I revert back to this voice. इस आवाज को असल वाली कौन सी है, पहले वाली? असल वाली दोनों ही असल, आई थिंक वोकल कॉर्ड्स चेंज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। ये पुरानी वाली आवाज है। हमारे साथ तो ये नहीं हुआ। नहीं समीन, जब हम छोटे थे तो हमारी आवाज भी स्ट्रेंड वॉइस होती है। एज है अभी? आई एम एक्चुअली 12-13। अच्छा, शायद हमें याद नहीं होगा कि 12-13 से मैंने साथ नहीं हुआ, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, नहीं लड़कों में थोड़ा ज्यादा होता है ये, लड़कों के अंदर बहुत ज्यादा लड़कियों में चेंज शायद होता इतना है। नहीं होता ये। No, actually there isn't actually a big change at all. Okay. So Okay, coming back आवाज to the topic. ये थोड़ी सी इस छोटी से थोड़ा सा फिर it turns into this voice. नहीं, आप अब एक ही आवाज में बात करें। जी 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 वो थक जाते हैं ना उसमें बात करते करते भी। जी 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 मार्जिन दो। आप लोग तो experienced हैं, okay, so I get that. नहीं, मैं और आप देखे सीख रहे हैं इनसे, ये वास्तव में तो ये एक्सपीरियंस्ड है। प्लीज। Anyways, as we were talking about that, so when you are on a stage like this, जब आप एक बड़े स्टेज पर काम कर रहे होते हैं, so of course लोग होते हैं जो कि आपकी जर्नी के अंदर आपका साथ देते हैं, जो कि आपकी जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ा एक स्टेप होता है। सही बात है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो यू वोंट बी हियर एट ऑल। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा एक बड़े लेवल से शुरू करूं, टू द पीपल लाइक माई पेरेंट्स, टू द पीपल लाइक माई टीचर्स, तो फिर वो जो छोटे लोग हैं, जो कि छोटे लोग से ये मेरा मुराद नहीं कि छोटे लोग, छोटा हो सकता है जिनका रोल मेरी जर्नी के अंदर औरों को काफ़ी छोटा लगेगा, बट दे ऑल्सो हैव अ बिग रोल फ्रॉम द पीपल, जो कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे ड्राइवर भाई, जो रिक्शे वाले भाई होते थे, जो मुझे हर दिन स्कूल या एकेडमी ले जाते, अगर वो ना होते यकीनन कोई और बंदा होता। बट अगर सोचें, अगर ये रिक्शे ड्राइवर ना होते, सो वुड इट बी सो ईजी फॉर मी टू गो टू स्कूल? नो। सो वो भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, और यकीनन अगर मैं बड़ा होऊंगा, सो आई मोर देन लाइकली हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि आपकी जर्नी का एक हिस्सा होते हैं। वो लोग जो कि मुझे क्रिटिसाइज करते हैं विद पॉजिटिव क्रिटिसिज्म,
तो वो मेरे दिल के अंदर रहती है वो बात, और यकीनन इट्स लाइक व्हेनेवर आई एम डूइंग समथिंग, व्हेनेवर आई एम वर्किंग, तो वो चीज़ पॉप अप होती है माइंड बड़ी के अच्छी अंदर। बात है, कोई ऐसी ऐसी बात, वो याद ऐसी एडवाइस, रहती है। ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि अच्छा वो बड़े पॉजिटिव नोट पे की गई, तो आप उसको वैल्यू दे रहे होते हैं और उसे सीख रहे होते हैं। और ये हम सबको बेसिकली इस बात में कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए कि अच्छा किसी ने अगर कोई क्रिटिसाइज किया, अगर वो हेल्दी क्रिटिसिज्म है, एक मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म है, तो उसको अब्जॉर्ब करना भी चाहिए और उसमें सीखना भी चाहिए, बिकॉज at the end of the day we all are learning and growing. Exactly. So हम सब ने एक दूसरे से सीखते हैं, और आज भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखिए, बात कहीं से कहीं निकली, बट कहीं ना कहीं ये चीजें आज लिंक काफी होती कुछ हैं। आप लोगों ने सीख भी लिया, जिस तरह के खफगान 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 जी, आज नया लफ्ज आपने भी सीखा, हमने भी सीखा, खफगान। आपको शायद पहले से पता होगा जी, हम थोड़े से हसनैन की तरह नहीं, आप हसनैन की तरह हो सकते हैं, हम थोड़े से हम खफा बोल देते हैं, खफा। नेक्स्ट टाइम हम यूज करेंगे ये वर्ड। बिल्कुल जी। अच्छा जी, ये था कि आज के जो कंक्लूजन है इस सेगमेंट की, वो यही है कि किस तरीके से आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, कितनी चीज़ें, ये सब चैलेंजेस होते हैं, ये सारी थॉट्स होती हैं इस पूरे अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आ रही होती है, हम सब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली हमने अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा है, आप अपना पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखें, हमें व्हाट्सएप करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें ज़रूर बताएं कामयाबी आपकी नज़र में क्या है, और आप किस तरह से उस कामयाबी को अचीव करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी जर्नी को डिफ़ाइन करें, किस तरह से अपने स्टेप्स को आप लोग फॉलो करें। बहुत शुक्रिया हसनैन प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खबरदार खबरदार। ही नोज कि मैं क्या पूछने वाली हूं। अभी एक क्योंकि सवाल अक्सर ये होता है कि तो ब्रेक में ना हमको बात करते हैं, समीन कहते हैं इस पे बात नहीं, और मैं आज पूरी कोशिश भाई वो हमारी फैमिली है, ये जो हमारे सामने बैठे हुए हमारी ऑडियंस जो टीवी के उस पार है, स्क्रीन के उस तरफ बैठे हुए लोग हैं, ये हमारी फैमिली है। तो अब ऑब्वियसली जो बात यहाँ पर घर में होगी तो घर के फैमिली मेंबर्स को भी पता होनी चाहिए। तो ब्रेक में करेंगे। तो अभी ये आने लगे थे फौरन टॉपिक की तरफ से, मैंने कहा नहीं वेलकम बैक, एक मिनट जरा सवाल करते हैं। ये किसने आज आपकी सॉक्स का कलर डिसाइड किया? बस ये नजर आई मुझे, मैंने पहन ये जरा इसको वो देख मैं अच्छा मैं ब्रेक में कह रहा था कि मैंने आज ना बड़े पॉपिंग कलर से पहले सबीन ने उस वक्त बात पकड़ ली, इसने कहा कि मैं इस पे बात नहीं, मेरा पहले मेरे ध्यान नहीं गया था, लेकिन जब जैसे ही आपने कहा तो मेरा ध्यान चला गया यहाँ पे। यार ये जूम करके भी दिखा दिया, खुदा को माने जिशान भाई ऐसे ना करे मेरे साथ। ये मैंने मैच किया यहाँ से येलो। अच्छा ये समीन के कपड़े भी येलो, तो मैंने येलो कलर आज हमने आपको कॉन्शियस कर दिया, बड़े अच्छे तरीके से हमने आपको कॉन्शियस किया। आज हमें व्हाट्सएप करके बताएं शोएब की ड्रेसिंग आपको कैसी लग रही है, उनकी जुराबें आपको कैसी लगी हैं, उनके जूते आपको कैसे लगे, पॉकेट स्क्वायर, उनका सूट, उनका हेयर स्टाइल तो ज्यादा हो गया। आज आप हमें जरूर मेरा ख्याल है मुद्दे पे आते हैं, ये टॉपिक नहीं था हमारा, लेट्स मूव ऑन। अरे हम ऐसे चीजों को चेंज करते हैं, हमारा तो काम ही यही है। ओके आप सब लिख लें, सूट समेत चुकाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है, याद रखना आपने, अब याद भी कराऊंगा आपको। मूविंग ऑन कल देखेंगे, कल की कल नहीं हो सकता, काम आज ही हो जाए। मूविंग ऑन टू द टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है पालतू जानवरों का ख्याल। जो हमारे पेट्स होते हैं, जो हमने घरों में पाल रखे होते हैं, उनका ख्याल कैसे रखा जाता है, कैसे रखना चाहिए। बहुत से लोग जो कि बहुत अरसे से जानवर पाल रहे होते हैं, उनको खासी हद तक इन्फॉर्मेशन होती है, बट सम हाउ जिस तरह बच्चे कभी जिद करते हैं कि हमें कोई पेट चाहिए, कैट या डॉग या कोई बर्ड और समथिंग, तो उसमें चूँकि एक्सपीरियंस आपका नहीं होता तो आप ले तो आते हैं और फिर चीज़ें खासी ख़राब हो जाती हैं। सो आज के इस मौजू में हम बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक वेट डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल समद साहब इन द शो टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। से कितना अर्सा हो गया प्रैक्टिस करते हुए? मुझे 3 साल हो गए माशाल्लाह। इन 3 सालों में ज़्यादातर क्या केसेस, क्या इंसिडेंट्स होते हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, जो कि लोग अपने पेट्स को लेके आपके पास फिर आते हैं? सबसे पहले जो मेन इशू आता है वो साइकोलॉजिकली आता है। वो यूँ होता है कि लोग कैट्स को रख लेते हैं, डॉग्स पाल लेते हैं, उन्हें उनकी साइकोलॉजी का नहीं पता होता। मोस्टली हमारे पास ये इशू आते हैं कि हमने एक कैट अडॉप्ट की है या कैट परचेज़ की है, वो हमारे साथ प्लेफुल नहीं है, खेल नहीं रही, हमारे साथ सेट नहीं हो रही। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जो कैट्स होती हैं उनकी
फिर साइकोलॉजी होती है वो गर्ल्स की तरह होती हैं और लेडीज़ की तरह होती है। वो इस तरीके से होती हैं जैसे एक बीवी थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर दिस। साहब ने लगता है जैसे- बहुत सीरियस ले लिया आप दरअसल इसको डिटेल से एक्सप्लोर मैं करना है अब बहुत डिटेल से बताता Please. हूँ। जैसे एक औरत जो है वो अपने शोहर को किसी और औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसी तरीके से एक कैट अपने ऑनर को किसी और कैट के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मामला यहाँ पे ये है, वो खुद भी तो नहीं रह रही होती ना पास, वो खुद भी तो बाहर ही जा रही होती है। तो यही तो मसला होता है, औरत भी नहीं समझती, कैट भी नहीं समझती, अस्तगफुरुल्लाह। दोनों के यही मसाइल हैं। औरत को बिल्ली से तशबीह दे दिया वैसे फौरन मैं से। enjoy डॉक्टर करूं, साहब, ये please। क्या बात है? उसमें होता यूँ है कि यहाँ पे बता दूँ कि कैट्स के जो पंजे होते हैं, जो पास होते हैं, वहाँ से कुछ हार्मोन्स, कोई फेरोमोन्स जिसे हम कहते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, Okay. जिनमें स्मेल होती है। वो कैट्स उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेती हैं। एक पेट ऑनर बाहर जब किसी कैट के साथ रहा है, अगर कैट आपके साथ खेलती रही है तो उसमें स्मेल अलग होगी, एंग्री रही है तो उसकी स्मेल अलग होगी, Okay. जितनी देर के लिए रही है वो उतनी देर की स्मेल होगी। जब आप घर वापस आएंगे, आपकी जो पेट है वो स्मेल करेगी, वो डिटेक्ट कर लेगी कि आप किसी और कैट के साथ किस मूड में रहे हैं और कितनी देर तक रहे हैं। इस चीज़ पे वो डिटेक्ट करती है और फिर वो आपसे नाराज़ रहती है। वो स्ट्रेस में रहेगी, खाना नहीं खाएगी, हेल्दी नहीं होगी, खामोशी से बैठी रहेगी और हम ये सोचते हैं कि वो बीमार है, जब लेकिन वो ये क्या बीमार नहीं चक्कर है। होता है कि पेट ऑनर जो है, अच्छा वो उसको अच्छा खासा उसका ख्याल भी रख रहा है, अच्छा खासा उसको वो साथ प्यार किसी भी और दे का भी रहा ख्याल रख रहा है वो ना? किसी नहीं, वो नहीं, चले ये वाला सिनेरियो है ना कि वो नहीं रख रहा किसी और का भी ख्याल, और फिर भी वो बिल्ली ये डिसाइड करती है कि उसने पंजे भी मारने, उसके बिल्कुल। बाद उसने बैठना भी नहीं है ऑनर के बिल्कुल पास, ऐसे ही है। और उसने ज्यादा टाइम घर से बाहर ही रहना है, और उसके बिल्कुल। बाद मतलब इसका हल आवारा ये शवारा होता है होके कि फिर वापस आना है। अगर पेट ऑनर कभी बाहर आया, उसके साथ कोई कैट कांटेक्ट में आई है, तो घर आने से पहले वो कपड़ों को अच्छे तरीके से झाड़ दे, बेहतर है कोई फ्रेगनेंस लगा दे, ताकि उसकी कैट जो है वो उन फेरोमोन्स को स्मेल ना कर सके। Okay. और डॉग्स के साथ भी यही मसला होता है। डॉग्स भी स्मेल करते हैं कि उनका ऑनर किसी और पेट के साथ किस मूड में रहा है। डॉग्स इस तरीके से, वो फेरोमोन्स तो नहीं होते, आप डॉग के सामने अगर किसी और डॉग को आप ज़्यादा ध्यान देंगे, उनके साथ खेलेंगे, तो डॉग फिर वो चीज़ डिटेक्ट करता है, वो एग्रेसिव हो जाता है। वो आपसे प्ले तो करेगा पर वो एग्रेसिव होगा। यानी ये बात डॉग्स बात और कैट्स बहुत पोजेसिव होते बहुत हैं। पॉजिटिव होते हैं। वो अपने ऑनर को 100% जो है ना वो ओन करते हैं। वो कहते हैं ये हमारा है, ये हमारे पास ही रहे। ये तो ओवर पोजेशन हो गई ना। ओवर पोजेसिव होना भी इतना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैट्स जितना आपके साथ पॉजिटिव होंगी वो उतना ज़्यादा आपका ख्याल रखती हैं। Okay. एक रील्स आती हैं, आपने देखी कि कैट्स किस तरीके से साथ फैमिली में घुल मिल गई हैं, बच्चों का ख्याल रख रही हैं, छोटे बच्चे टोटलर्स उनके साथ हैं। तो ये भी एक अच्छे पॉजिटिव वे है कि डॉग्स आपके साथ लॉयल हैं। लॉयल इसी तरीके से रहेंगे जब आपको वो 100% ओन करेंगे। वो यही चाहते हैं कि आप भी उन्हें इसी तरीके से ओन करें, किसी और के पास ना आ जाएं। तो ये हमारे पास ज़्यादा मसाइल आते हैं, पेट ऑनर्स अपने पेट्स लेके आते हैं कि हम अच्छा, ये कैट्स और डॉग्स में जेंडर का कोई डिफरेंस होता है कि अच्छा कैट है तो डिफरेंट उसका एटीट्यूड होगा और फीमेल कैट है और मेल डिफरेंट कैट। होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे होता है। कैट्स में चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। कैट मेल जो होता है उसकी नेचर जो होती है वो डोमिनेंट नेचर का होता है। वो कहता है कि मैं डोमिनेंट रहूँ। फिर वो डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाता है फीमेल्स को भी और अपने ग्रुप में भी, कि जिससे वो दिखा सके मैं डोमिनेंट हूँ। बॉडी वेट पे वो बहुत ज़्यादा जो है निसार करता है कि जी मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, या मेरी आवाज़ जो है उसकी पिच ज़्यादा है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा दिखाता है, रोब दिखाता है। तो मेल जो कैट होती है उसकी डोमिनेटिंग नेचर होती है। डॉग्स में ऐसा कुछ नहीं होता। डॉग का जो मेल होता है वो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, केयरिंग होता है। अगर उसके साथ आपने फीमेल है तो उसका वो ख्याल रखेगा, वो Okay. अपनी फैमिली का ख्याल रखता है। ओके, कैट्स में ये चीज़ नहीं होती। तो फिर बेहतर क्या होता है? मेल मेल रखा जाए, मेल रखा जाए, मेल कैट्स रखा में भी डॉग्स में भी। मेल रखा जाए। Okay. कैट्स में फीमेल बेहतर है ओके और मेल डॉग में वो मेल बेहतर है, ओके। वो रखा जाए। ओके, कैट्स हैं तो जी फीमेल बेहतर है बिल्कुल। और डॉग्स हैं तो आप मेल बेहतर और है। फीमेल में फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा, किसी और कैट के साथ अगर आप कांटेक्ट में आए हैं तो कपड़ों पे परफ्यूम लगा लें, वरना आपकी कैट फिर वही सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा कि आपसे नाराज़ हो जाएगी। चलें जी, आप कुत्ते नहीं बिल्लियों से करेगी। आगे निकलते हैं। और बताएं जी। और इसके- कैटल में आ जाते हैं मेरा ख्याल है। सर। कैटल फार्मिंग, क्योंकि इस पे भी आजकल बड़ी बात भी होती है, प्लस अब सीजन भी आ रहा है बिल्कुल। और ज़ाहिर है इसमें हम देखते भी हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता मंडियाँ सजना शुरू हो जाएंगी, बल्कि सजना शुरू हो भी गई हैं और आप इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। इस वक्त इस सिचुएशन कैसे है? हम हर दफ़ा देखते हैं ना कि अच्छा उससे पहले कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है, कोई बात ऐसी हो जाती है उनकी बीमारियों को लेकर, कोई ऐसी चीज़ को लेकर। इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त कोई डिजीज़ नहीं है मार्केट में। पहले कहा जाता था कि हर साल कभी कोंगो वायरस आ जाता है, लास्ट ईयर लंपी स्किन डिजीज़ थी। इस साल कोई डिजीज़ नहीं है, मार्केट एनिमल्स बिल्कुल हेल्दी हैं। यहाँ पे एक और बता दूँ, एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू है कि फैटनिंग एनिमल्स, फैटनिंग डेयरी फार्म्स एक बिज़नेस होता है जिसमें आप एनिमल्स रखते हैं, 3 महीने के लिए उन्हें आप पालते हैं, उनका वेट गेन करते हैं और ईद के टाइम पे आप सेल करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस होता है। ईद से 3 महीने पहले आप जानवर ख़रीद के, 1 साल 1.5 साल के जानवर ख़रीद के
उन्हें आप ईद के टाइम पे सेल करें। तो इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा रेशो होता है बिज़नेस का। मार्केट में मोस्टली जो जानवर होते हैं, और यहाँ पे मैं बता दूँ, आप मार्केट में जाते हैं, आपको कैसे पता चले कि जो एनिमल है वो हेल्दी है, उसे स्टेरॉइड्स लगे हुए हैं या वो उसका नेचुरली मस्कुलर बॉडी है। तो अगर एनिमल जिसको स्टेरॉइड्स लगे होंगे उसकी बॉडी मस्कुलर, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, कट्स बने होते हैं, उस तरीके की बॉडी अच्छा। है। तो ये तो इतने सारे जो बैल हमें दिखाए जिनको कवर किया जा रहा होता है जी, ये तो इतना जाइंट बैल है और वाकई उसके हम देख रहे होते हैं कि अच्छा खासा हैवी होता है। सो उसको ये स्टेरॉइड्स लगे हुए होते हैं। एक जेनेटिक ग्रोथ होती है, जेनेटिकली एक पोटेंशियल है काऊ की कि वो एवरेज 600-700 किलो तक वो जा सकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकती, उसके जेनेटिक पोटेंशियल इतना है। देन हम उसको स्टेरॉइड्स लगाते हैं, स्टेरॉइड्स पे उसका वेट गेन करते हैं। अब यहाँ पे स्टेरॉइड से बात आती है कि क्या पोल्ट्री में भी स्टेरॉइड्स लगते हैं, क्योंकि उनका भी वेट जल्दी बढ़ता है। तो पोल्ट्री में सच कोई चीज़ नहीं होती है स्टेरॉइड्स की। पोल्ट्री जेनेटिकल उनका पोटेंशियल इतना होता है। अच्छा। जैसे देसी मुर्गा है, उसे आप जितना भी खिला लें, 2 साल उसकी 2-3 साल एज होती है, जितना भी खिला लें उसका 2 किलो से वजन ज़्यादा नहीं होता। ओके। इसी तरीके से जो उनकी, क्योंकि वो जेनेटिकल पोटेंशियल नहीं है, ब्रॉयलर को जेनेटिकली मॉडिफाइड इस तरीके से किया गया है कि 42 दिनों में उनका 2.5-3 किलो तक वेट चला जाता है, अगर उनको लो डाइट भी दी जाए। ठीक है। उनको स्टेरॉइड्स नहीं लगते, उनकी जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका वेट जल्दी गेन हेल्दी होता है। वो हेल्दी तो होता अक्सर है। ये इस पे कभी-कभी कैंपेन्स भी स्टार्ट हो जाती है ना कि ब्रॉयलर इज नॉट हेल्दी, ये जो आप चिकन लेकर आ रहे हैं ये हेल्दी नहीं है, इसमें स्टेरॉइड्स हैं और वो खाने से बच्चों के अपने हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें साथ इसके चल रही होती हैं। तो आप जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और आप इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं, थोड़ा बताएं कि इस वक्त जो मार्केट में ब्रॉयलर है, जो चिकन है, ये हेल्दी होता है? ये बिल्कुल हेल्दी है। इस वक्त कोई ना ब्रॉयलर में कोई डिजीज़ है, ना इस वक्त लाइफ स्टॉक में कोई डिजीज़ है। ये 100% हेल्दी हैं। जो ब्रॉयलर है वो इकोनॉमिकल रिच सोर्स है प्रोटीन का। तो प्रोटीन बेहतर है, वो खा सकते हैं और उसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं होते, लेकिन कोई उसमें मेडिसिन नहीं होती। इसमें एक बात ये भी की जा रही थी, जब आप चिकन लेने जाएं तो आप कोशिश ये करें कि छोटा चिकन हो, यानी उसका वजन कम हो, 1.5-2 किलो तक की चिकन हो, तो वो ज़्यादा हेल्दी कंसिडर की जा रही होती है। लेकिन साथ ही आपने कहा ना कि वो एक उसका पोटेंशियल है, 40-42 डेज में उसका 2.5-3 किलो वजन भी हो सकता है, तो दैट्स फाइन कि उसका वजन 1.5 किलो है या कि 3 किलो है? बिल्कुल फ़ाइन है, इसमें कोई स्टेरॉइड्स की बात नहीं है, कोई इसमें मेडिसिन नहीं दी गई, उसका जेनेटिकल पोटेंशियल है। लो डाइट पे भी वो इतनी वेट गेन करेगा 42 डेज़ में, क्योंकि इसका एक पोटेंशियल है। ठीक है। लास्टली बर्ड्स पे भी कमेंट कर दें। जो घरों में लोगों ने काकाटुआ या बहुत से और बर्ड्स पाल रखे होते हैं, पैरट्स की भी बहुत वैरायटी अब तो है पाकिस्तान में, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि दे आर नॉट हेल्दी? जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी, डिजीज़ हम उसे कहते हैं कि जब एक बर्ड अपने नॉर्मल फंक्शंस ना परफॉर्म करे, जैसे कि ना वो खाना खाए, आप उसकी जो नॉर्मल रूटीन है, सुबह बर्ड की रूटीन होती है, वो सुबह जल्दी उठता है और देन स्टार्टिंग के वो अपनी म्यूज़िक और आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं, अगर वो ना परफॉर्म करे मतलब वो बीमार हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं। अगर वो खाना ना खाए, वो चुप करके, और जानवरों की एक चीज़ होती है, जैसे वो बीमार होते हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट इस तरीके से करते हैं, वो खामोश होकर कोने में बैठ जाएंगे। वो जब बैठ के आप समझ जाएं कि ये हेल्दी नहीं है। हमें हमारे पास जब एनिमल्स आते हैं, क्योंकि एनिमल खुद तो नहीं बताता कि मुझे क्या इशू है, पर वो आपको साइंस एंड सिम्टम्स देता है। तो वो उस लिहाज से आप लोग उसको डिटेक्ट देख करते लेते हैं। हैं। डॉक्टर साहब आखिर में ज़रूर ये बताएं कि आप जो कहते हैं हम डॉग फूड दें या कैट फूड दें, तो वो कैट्स के लिए या डॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता, एक उनसे स्मेल आना शुरू हो जाती है, और एट द सेम टाइम बिल्लियों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए ट्रिपल कोटेड अगर है तो वो उनके बाल झड़ना शुरू काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये बात ठीक है या ये मिथ है जो हमने बनाई है अपने माइंड? कुछ हद तक ये ठीक है और कुछ हद तक ये मिथ है। होता यूँ है कि कैट्स की डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फ़िलहाल जो है वो जैसे मौसम चेंज होता है तो ये एक शेडिंग सीज़न होता है जिसमें बाल गिरना बिल्कुल नॉर्मल है, कैट्स के साथ ही होता है। कैट्स को 2 किस्म का फूड दिया जाता है, एक होता है ड्राई फूड, एक होता है वेट फूड। तो कैट्स के लिए जो वेट फीड है जिसमें जेलीज आ जाती हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर होती हैं, और डॉग्स के लिए ड्राई फूड जिसमें डॉग फूड हो गया वो बेहतर रहता है। कैट्स में ये इशू आता है कि उनके जब भी फूड दी जाता है तो फिर उसको इचिंग होती है, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, इसी वजह से होते हैं क्योंकि उन्हें जेली फीड ज़्यादा चाहिए ड्राई फीड के मुकाबले में, डॉग्स को ज़्यादा ड्राई फीड चाहिए होती है। अच्छा, आगे चलिए हम जरा एक सेगमेंट डॉक्टर साहब आपके साथ ही ज़रूर रखेंगे कमिंग वीक में, जिसमें हम ये ज़रूर बात करेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स आपके पेट को हो सकते हैं जिससे आपको दूर रहना चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस देख रहे होते हैं, वायरल डिजीजेस देख रहे होते हैं जो कि जानवर को होती हैं, स्किन इन्फेक्शंस हम अक्सर देख रहे होते हैं। अब डॉक्टर के पास तो बताते हैं जी आपके घर पेट तो नहीं है, वो बताते हैं मेरे घर पेट है। अच्छा, उस पेट को हुआ होता है और उससे आपको भी हो जाता है, उस दौरान क्या एहतियात होनी चाहिए? आपके भी सवालात हो, आप भी ज़रूर रखें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीक में ज़रूर रखेंगे। डॉक्टर साहब वक्त बड़ा मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद और बात करते हैं मदद करने की। एक दूसरे की मदद करना ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये जज्बा कितना इम्पॉर्टेंट है कि जब आपको लगे कि अच्छा किसी को मदद चाहिए और उस वक्त आप फ़ौरन से एक्सटेंड करें कि अच्छा मैं हाज़िर हूँ या मैं मौजूद हूँ। समटाइम्स आपके अल्फाज काफ़ी होते हैं, समटाइम्स माली मदद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने कोई स्किल देना, ये भी एक मदद का बड़ा अच्छा एक अंदाज़ होता है। तो आज इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। अक्सर हमें देखते हैं ना एनजीओज़ काम कर रही होती हैं और हम कहते हैं कि अच्छा जी बहुत सी एनजीओज़ हैं काम कर रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रही हैं, और स्पेशली फिर जब हम देखते हैं कि कोई ऐसी कुदरती आफत आए उस वक्त तो हमें एनजीओज़ ज़्यादा एक्टिव नज़र भी आ रही होती हैं। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल लेवल पर मदद करना ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपका ये जज्बा होना कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप बजाय ऐसे किसी का इंतज़ार करें किसी इदारे का, आप खुद से उस वक्त अपने आप को मौजूद रखें कि अच्छा मैं मौजूद हूँ और मैं जितना अपने तय हो सकता है आप काम कर रहे हो। आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं किश्वर नाजिर साहिबा, उन्हें वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। किश्वर साहिबा थोड़ा सा बताएं कि आज के दौर में स्पेशली जब हम ये बात करते हैं ना कि अच्छा आप इन्फ्लेशन की बात भी करते हैं, इशूज़ की बात भी करते हैं, ज़रा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि बहुत से इशूज़ हैं जो कि ज़्यादा टाइमली एड्रेस हम कर भी रहे होते हैं, बट सम हाउ देयर इज़ ऑलवेज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो इस वक्त कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम सब के अंदर ये जज्बा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो कि हमने खिदमत करनी है, किसी को सपोर्ट करना है, किसी का साथ देना है। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें अल्लाह पाक का फरमान है कि आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है। बेशक। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और बेहतरीन दुनिया का बेहतरीन मज़हब इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि इंसानों को फ़ायदा पहुंचाना है या इंसानों की मदद की तलकीन करता है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अल्लाह पाक ने बंदों पे कुछ फ़राइज़ आयद किए हैं और वो हकूक़ुल्लाह कहलाते हैं। उनमें से कुछ तो ये है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप शिर्क से बचते हैं, आप अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते हैं और इबादत करते हैं। ये तो हो गया आपका और अल्लाह का मामला। उसके बाद फिर कुछ हुकूक अल्लाह पाक ने इंसानों के ऊपर रखे हैं, वो हुकूकुल इबाद कहलाते हैं। सही बात। अगर हम सिर्फ इतनी इस चीज़ को समझ जाएं कि इंसानों के ऊपर जो हकूक़ हैं वो क्या हैं और कितने ज़रूरी हैं, तो हम हर वक्त ही मैं समझती हूँ कि एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहें। तो उसमें ये है कि क्या है ये दूसरों की मदद करना या इंसानियत की खिदमत करना क्या है। आप बेसहारों का सहारा बनते हैं, आप मोहताजों के हाजत रवा बनते हैं, और कोई भी किसी भी मुश्किल में है अगर, तो आप अपने इर्द गिर्द से स्टार्ट करें, अपने घर से स्टार्ट करें, अपने पड़ोसियों से स्टार्ट करें। आप ख़ानदान, फैमिली, करीब करीब में जो किसी मुश्किल में आप वहाँ से स्टार्ट लें। आप मत देखें कि मैं ये करूँगा, बड़ा होऊंगा, या ये उस ओहदे पे जाऊँगा, या ऐसे कर लूँगा तो मैं एनजीओ बनाऊँगा। नहीं, आप शुरू तो करें, आप अपने अंदर झांकें। आप अल्लाह पाक की एक बड़ी बेहतरीन मखलूक हैं, दुनिया में सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान है। तो इंसानियत की मेराज यही है कि इंसानों की खिदमत की जाए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए। उसमें आपके जानवर भी आ जाते हैं, आप परिंदों को दाना डालते हैं सुबह सुबह उठ के, आप जो है वो पौधों का ख्याल रखते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप मुआलिज हैं तो फिर क्या ही बात है कि आप जब एक स्माइल देते हैं, एक प्यार से, इखलाक से अपने पेशेंट से बात करते हैं, तो मैं समझती हूँ वो आधी बीमारी तो वो वहीं छोड़ देता है। बाकी की आधी अगर आप उसकी थोड़ी बहुत फ़ीस, अगर वो नादार है, गरीब है, थोड़ी बहुत फ़ीस कम कर देते हैं तो वो और थोड़ा इजी हो जाता है। इसी तरह से आप कैसे मदद कर सकते हैं कि आप किसी पोस्ट पे हैं, किसी ऐसी पोस्ट पे हैं, हुकूमती ओहदे पे हैं या प्राइवेट इदारे में हैं, तो आप सबसे पहले तो एक इखलाक से बात कर लें उससे। खुदारा आप रिश्वत लिए बग़ैर उसका काम कर दें, ये भी एक
सर इंसानियत की अपनी खिदमत। अपनी कैपेसिटी में देखें, छोटे छोटे बिल्कुल। स्टेप्स हैं जो कि सब ले सकते हैं, जो ये जहाँ सबकी जिस बात हो जगह रही है, खड़ा है। अपनी कम्युनिटी में, इनफैक्ट अपने घर में, और कहते हैं सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखना चाहिए, बिल्कुल। रिश्तेदारों में, देन पड़ोसियों में, और उसके बाद जो है वो लोग और आपको बिला ज़्यादा से इम्तियाज उनकी मदद देखें। करें। एग्जैक्टली, बिकॉज अजर तो जाहिर है अल्लाह की ज़ात ने देना है, और यही आपकी इंसान की सोच भी होनी चाहिए कि किसी की मदद करें जिससे अल्लाह की ज़ात है वो खुश हो सके। बेशक। आप किस तरह से इस तरफ आई, इस रास्ते को आपने किस तरह से चुना? बिकॉज सेल्फलेस होना, दूसरों के लिए काम करना, ये बड़ा एक मुश्किल स्टेप होता है आज के दौर में देखा जाए। जी जी। आपने किस तरह से स्टार्ट किया, कब से, आपकी जर्नी क्या है? मैंने असल में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैं 9th 10th में थी, तो हमारा ये ओजड़ी कैंप का वाक़या हुआ था। हम पिंडी में रहते थे। अब 9th 10th का बच्चा कितना एक बाशऊर होता है या क्या, वो आपको पता ही है। लेकिन जब वो आवाज़ें आना शुरू हुई, कोई सुबह का टाइम था 9-10 बजे का, और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहीं से कोई हमला हो गया है या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो इसी कश्मकश में जब हड़बोंग सी मच गई बाहर गली में, भागम दौड़, तो मैं निकली। सामने मेरी पड़ोस में मेरी दोस्त भी रहती थी, वो भी आ गई। हम लोगों ने देखा कि अजीब सा कुछ मंज़र है, सब भाग रहे हैं और मिसाइल गिर रहे हैं और बारूद गिर रहा है, और हमें डर भी नहीं लग रहा। कोई शायद एज ही ऐसी थी। अच्छा, देखते ही देखते जो है वो कोई ज़ख्मी हो रहा है, कोई इंतकाल कर गया है, और ऐसे कोई दर्दनाक मनाजिर थे। खैर मैंने और मेरी दोस्त ने, हमने यही सोचा कि मरना तो है ही, तो इनकी मदद की जाए। और वो उन हालात में हमने पानी के जग भी ला रहे हैं, पट्टियाँ ला रहे हैं, और पट्टियाँ कहाँ से लाएं, उस टाइम नहीं मिल रही, हम दुपट्टे ला रहे हैं, चादरें, बेडशीटें, कि लोगों को किसी तरह से हम उनकी मदद कर सकें। ठीक है, उनकी मरहम पट्टी की गई, उनको पानी पिलाया गया, उनके लिए मतलब अपने हम सब ने घरों के दरवाजे खोल दिए कि उनकी जो मदद हो सकती है उस टाइम की। किसी का बच्चा गुम हो गया, स्कूलों के मामलात ख़राब हो गए, बच्चे भाग, मतलब बहुत पैनिक हो जाता हाँ, बहुत पैनिक माहौल हो गया। वहाँ से शाम जब हुई तो फिर थक गए, लेकिन वो थकन जो थी वो कुछ अजीब सी थी कि अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी कि वक्त ज़ाया नहीं किया, कुछ तो अच्छा किया है। सही बात है। तो वहाँ से बस थोड़ा से एक मोटिवेशन मिल सफ़र शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर करते करते फिर मैंने कुछ माली हालात आगे पीछे हुए, तो अब्बू हमें गांव ले गए कश्मीर। वहाँ जाके तो बड़ा सैडनेस ही हो गई, हो बड़ा जुल्म हो गया हमारे पे। तो पढ़ाई भी बीच में रह गई, और एंटर किया था उस वक्त मैंने। तो मैंने कहा ये तो बड़ा जुल्म हो गया, हमें शहर से गांव आना पड़ गया है, जहाँ ना बिजली है, ना पानी भी दूर से सर पे उठा के लेके आओ। और बड़ा जी, मैं तो वो नहीं होता कि चट्टानों पे बैठ के और पहाड़ों पे बैठ के वो दुखी सी शायरी शुरू कर दी, और ये क्या। मैंने कहा अच्छा जी, वो उस चीज़ से फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान निकलता है। फिर इर्द गिर्द देखा कि क्या है, इर्द गिर्द जब देखा तो ये समझ में आया कि दुख ज़्यादा है, कि अपना दुख कुछ नहीं है, इर्द गिर्द ज़्यादा दुख है। और उसमें सबसे बड़ा दुख ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, और जो बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं जाते उनका क्या फ्यूचर होगा। सही बात। तो वहाँ पे फिर मकामी लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो वो भी गैर तालीम याफ्ता ही थे, वो तो इस तरफ आ ही नहीं रहे थे। कहते नहीं हम तो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। ये और भी दुख की बात थी, क्या किया जाए। खैर वहाँ पे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त और पड़ोसन थी। अब माशाल्लाह उनके एक भाई, वो दोनों, उन लोगों ने हमारी मेरे साथ यानी कि किया कि हमने मिलजुल के एक कच्चा पक्का सा स्कूल बनाया। और उसमें मैंने ये किया कि अपने इर्द गिर्द के बच्चों को ही बिठा दिया। वो एक उनकी देखा देखी, फिर एक पड़ोसी ने भेजा, बाकी के बच्चे आते गए। चलिए, ये होता है ना कि एक स्टेप आपने लेना होता है, और वो एक स्टेप जब आप ले लेते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग फिर आपके साथ जुड़ते रहते हैं। और वो इतनी मुश्किल थी लोगों को फेस करना और लोगों के साथ बातचीत करना, लेकिन वो मैंने शुरू किया। और उसको 2 साल मैं फिर उसमें इन्वॉल्व, मैंने खुद बच्चों के कपड़े, यूनिफॉर्म खुद सिए। उनको मतलब जिस तरह से मैं कर सकती थी, जितना आप कर सकती थी, हाँ, मैंने कोशिश की। और ऑब्वियसली जर्नी आपकी आज वो इतनी लंबी होगी कि सेगमेंट भी बड़ा छोटा पड़ जाएगा। जी 32 साल हो गए। वो गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया स्कूल,
और माशाल्लाह 32 साल से वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। माशा देखिए आपने वो एक बीज लगाया था ना, जी, जी। वो बीज जो लगाया तो वो पौधा तनावर दरख्त बन गया माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये असल में यही बुनियाद होती है कि आप एक ऐसा स्टेप लें, एक ऐसा काम करें, ऐसा आगाज करें इतना मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल हो कि वो फिर वाकई लॉन्ग टर्म हो, सस्टेनेबल हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बस एक जुमला सिर्फ, और ये जज्बा कितना इंपॉर्टेंट है हम सब में होना। ये जज्बा जी आपके अपने अंदर ही होता है, वो आपने ढूंढना होता सही है। बात है। मैं एक छोटी सी और एक दो बातें आपको बताना चाहूँगी कि ज़लज़ला आया था 2005 का, तो हम लोग, मैं बड़े बुरे हाल में दुबई से वापस आई, शादीशुदा थी, बच्चे थे माशाल्लाह मेरे। तो मैं उनके साथ वापस आई हूँ, तो हस्बैंड मेरे काफ़ी बीमार थे, वो होली फैमिली में थे। ज़लज़ले की रात गुजर चुकी थी। अगले दिन का वाक़या है कि बसें, ट्रक भर भर के आ रहे हैं, ज़ख्मी हैं, क्या हालात थे वो मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, देख के दिल दुखी हो रहा है, रोना आ रहा है, क्या करें। मैं देखती थी जब मेरे हस्बैंड सो जाते हैं या उनको वो नींद में होते हैं, मेडिसिन के असर में होते हैं, तो फिर मेरे पास टाइम होता था, मैं क्या करूं। मैं लोगों के पास जाती थी, उनसे मिलती थी। फिर मैंने सोचा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको अपना कोई मिल ही नहीं रहा। मैं फिर ये किया कि मैं सबके पास बारी बारी जाती, उनका इलाका, नाम और उनके मतलब घर वालों का कोई अत्ता पता लेके वो मैंने फिर लिस्टें तैयार की। अच्छा। वो लिस्ट तैयार करके मैंने सारी, अपना भाई मेरे साथ था, मैंने उसी टाइम फिर मैंने फ़ोटोकॉपी कराई और हॉस्पिटल से बाहर से लेके तो मैंने उसको अंदर जो पिलर वगैरह थे, दीवारें थी, मैंने कि कोई जो बाहर से अपने अपने प्यारे को ढूंढता हुआ आ रहा है तो वो ढूंढता ही ना रह जाए। तो ये कोशिश की है कि आप देखें, उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मोबाइल के ज़माने थे। कितनी अच्छी बात है कि जिस सिचुएशन में आपको जैसे जैसे लगा आपने वैसे वैसे सपोर्ट की। वक्त बड़ा मुख्तसर था लेकिन आपने बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम किया। इसी तरह से आपका काम जारी भी है माशाल्लाह। अल्लाह आपको और ताकत हिम्मत दे, और बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं आप। ज़रा आप जिस तरह काम कर रहे थे, आप लोगों के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे थे कि अच्छा मुश्किल में सिर्फ उम्मीद नहीं की जाती कि अच्छा हम कोई मदद करेगा, आप वाकई किसी के लिए उम्मीद बन जाते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जो है ना हमारी सेट को रौनक लग चुकी है, और रौनक खैर पहले भी लगी थी बट थोड़ी डिफरेंट किस्म की रौनक थी, और अब एक थोड़ी डिफरेंट किस्म की रौनक है क्योंकि हम ज़रा बात करने लगे हैं एंटरटेनमेंट की। आप लोग कहते हैं ना हमें हमारे पसंदीदा सितारों से हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाते, मॉडल्स हो, एक्टर्स हो, तो हमने कहा कि आज एक सितारे को यहाँ पर अपने सेट पे बुलाया जाए, जिन्होंने स्टार्ट तो मॉडलिंग से किया बट अब आप उनको बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं, बड़े फेमस ड्रामाज में देख रहे होते हैं, और बड़े अहम किरदार वो अदा कर रहे होते हैं और बखूबी उन किरदारों को निभा रहे होते हैं। मॉडलिंग को साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा फोकस जो है वो एक्टिंग का। वाकई में सोच रही थी कि जो एक्टिंग होती है, हमें देख के ये लग रहा होता है कि अच्छा ये तो एक सीन है, अच्छा हो रही है, पसंद करना नापसंद करना हमारे लिए एज एन ऑडियंस बड़ा आसान होता है, बट लिटरली जितनी उसके अंदर मेहनत होती है, जितना ट्रैवल इन्वॉल्व होता है, जितनी कमिटमेंट होती है, डेडिकेशन होती है, आपका इतना हार्डवर्क होता है, उसको कोई रियलाइज़ नहीं कर रहा होता। तो आज ज़रा इस एस्पेक्ट पे भी हम ज़रा बात ज़रूर करेंगे कि एक्टिंग के हम कहते हैं ना, जो एक्टिंग कर रहा है वो कुछ और क्यों नहीं कर रहा। तो ये भी ज़रा सवाल आज रखेंगे कि जो एक्टिंग कर रहा होता है उसके पास क्या वक्त बचता है कुछ और करने का। एब्सोल्युटली। शराज सिकंदर ने आज हमें ज्वाइन किया, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। ग्रेट, ग्रेट टू हैव यू। क्या चल रहा है आजकल, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? बस एक दो प्राइवेट चैनल के लिए काम कर रहे हैं फिलहाल, और उसके अलावा टाइम बचता नहीं होगा? ऑफ कोर्स वर्कआउट का टाइम बच जाता है, बस वो मैनेज कर लेते हैं। वो हम देखते हैं आपके इंस्टा पे ना स्पेशली कि आप ज्यादा फिटनेस एंथुसियास्ट, मतलब बहुत ज्यादा फिटनेस। 10 बजे पैकअप हो जाता है, उसके बाद तो 1 घंटा आपकी बॉडी डिजर्व करती है। हाँ, ये जरूरी भी है कि कितने बजे? 10 to 10 10 to 10 और मे बी इट डिपेंड्स। वर्कआउट 10 to 10 नहीं, काम की बात कर रहे हैं। हाँ, काम की यूजुअली हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक शिफ्ट है मजदूरों की 10 से 10 की। 10 से 10 हाँ, उससे आगे भी हो सकता है। आई मीन अगर कोई इवेंट का सीन है, कोई स्पेशल सीन है, या
ऑन एयर ड्रामा फंसा हुआ है, तो 10 के बाद भी करते हैं, बट यूजुअली 10 to 10 होता है। और फिर जाहिर है उस दौरान अगर देखा जाए तो बाकी किसी काम के लिए शायद इतना वक्त नहीं बचता होगा, जो हम कहते हैं अच्छा एक्टर्स जो हैं वो बिजनेस क्यों नहीं करते, एक्टर्स बहुत सारे सवालात जो हैं वो जाहिर है इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कर सकते हैं जिसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, बिकॉज 10 to 10 इज लाइक 12 आवर्स। 12 आवर्स के बाद आपको 8 घंटे की तो नींद भी चाहिए, तो बचते हैं 4 घंटे जो आपकी मी टाइम है, जो आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो, फैमिली को दे सकते हो या वर्कआउट को दे सकते हो। तो क्या करें इसमें? अब इसमें आपने मैनेज करना है, इसमें आपने मी ओनली टाइम को बड़ा डिवाइड करना होता है कि अच्छा जिसमें बड़ा ज़रूरी है फिटनेस, जो कि बड़ा ध्यान आपने उस पर रखा हुआ है। ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर? नो नॉट रियली, एक्चुअली कभी सोचा नहीं था। अच्छा। तब देखो बचपन में जब हम छोटे होते हैं ना, किसी भी बच्चे से पूछो क्या बनना है, तो वो कुछ रटे रटाई क्वेश्चंस हैं, मैंने पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बट ये कि वो तो बस एक कुछ सवाल होते हैं, जैसे स्कूल से आओ माँ बाप पूछें कि पेपर कैसा हुआ, तो यही जवाब होता है कि अच्छा हुआ। आज तक किसी ने नहीं कहा कि बुरा हुआ। अब या तो सबके पेपर अच्छे होते हैं, बस कुछ सवाल अंडरस्टूड है कुछ जवाबों के साथ। सिंपल है ना, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, जवाब आता है मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हाँ मतलब आप ठीक हो या नहीं, बट यू विल से आई एम फाइन। तो कुछ शायद कुछ इसी तरह के सवाल हैं। आपने माँ बाप की इस बात को वैसे बहुत सीरियस ले लिया कि आपने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जो बात हो रही तो आपने इंजीनियरिंग करके छोड़ी है। उन्होंने कहा था ये तो करने का है। अच्छा, तो उसके बाद जाहिर फील्ड में आगे परस्यू नहीं किया। वो तो मैंने मॉडलिंग की तरफ कैसे आए फिर? मॉडलिंग की तरफ तो मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में ही जब स्टूडेंट था तभी आ गया था, बिकॉज उस वक्त पे ये सोशल मीडिया आया था नया नया, तो काफ़ी ये ऑफर्स आती थी बेसिकली, तो मैंने सोचा चले पॉकेट मनी के साथ एक अच्छी चीज़ है, मिल जाए तो अच्छी बात है। तो पहली ऑफर कैसे आई थी? पहली ऑफर आई थी या सोशल मीडिया से तो नहीं आई थी। ओके। आई थिंक हमारी यूनिवर्सिटी में एक सीनियर थे, ही टर्न्ड इनटू फोटोग्राफर, तो उसने मुझे कहा कि यार तुम्हारी लुक्स ऐसी हैं, यू शुड डू मॉडलिंग। एंड आई वाज लाइक मॉडलिंग होती क्या है? उसने कहा कपड़े पहनोगे और पैसे भी मिलेंगे। मैं कहा तस्वीर भी मेरी खींचेगी, कपड़े भी मैं पहनूंगा और पैसे भी मिलेंगे, तो क्यों नहीं? तो इट वाज समथिंग लाइक दैट। इट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि यार पैसे मिलेंगे, मतलब अच्छी अच्छी तस्वीरें, कोई मेरी अच्छी पिक्चर लेगा, मुझे पैसे भी देगा। हाँ मुझे पैसे भी देगा। तो मतलब उस वक्त बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप जब 18-19 साल के होते हो तो आप मोबाइल से या फोटो लेके आपको बहुत शौक होता है सोशल मीडिया पे डालने का, और ऑफ कोर्स एक कॉमन फ़ोन से, अब तो खैर फ़ोन भी बहुत एडवांस हो गए, उस वक्त फ़ोन इतने एडवांस नहीं थे, तो उतनी अच्छी फ़ोटो आती नहीं थी। तो ऐसे में एक बंदा DSLR से आपकी फ़ोटो खींचता है, तो एक दफ़ा तो पूरी यूनिवर्सिटी चौंक जाती है ना, अरे ये क्या? तो इनिशियली तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके। और जब पहली ऑफर आई, आपने वो कर ली मॉडलिंग, रिस्पांस आसपास फ्रेंड्स का तो बड़ा अच्छा आ ही रहा होता है, फैमिली का रिस्पांस कैसा था? ये जुमला तो नहीं आया कि नहीं फोकस अभी सिर्फ डिग्री पे करो? इनिशियली तो मैंने फैमिली को बताया ही नहीं था, मैंने किया, मुझे पैसे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा बताने की क्या जरूरत है, जो पॉकेट मनी आती है वो आने देना। अकेली घर वालों ने पूछा पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्हें बताने, आपके पास कितने पैसे आते हैं, हम जाके मामा को बताती हैं। मैं तो बता देती थी। अच्छा, मैं तो नहीं बताता। पहली बार मेरे पास पैसे ही नहीं आते थे, मैं उनसे ही ले रही होती थी ना, जब मैं उनसे लेती थी उनको पता होता था मेरे पास कितने पैसे। और हालांकि वाकई अगर किसी थर्ड सोर्स से आते हैं तो फिर तो नहीं पता उन्हें। किधर से आते हैं? किसी थर्ड सोर्स से आते हैं, लाइक कोई मॉडलिंग असाइनमेंट या ऐसा कुछ, और वो आप पेरेंट से नहीं ले रहे हो, तो उनको तो फिर आप बताओगे तो ही पता चलेगा, या आपके खर्चे बता दें, या आपका लाइफस्टाइल बता देते हैं। हाँ करतूत भी बता देते हैं ना। हाँ लाइफस्टाइल भी बता देता है। नहीं बाज़ औक़ात होता है ना कि 18-19 साल जो आप बता रहे हो उसमें पैसे आने लगे, तो आपका वैसे यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर देखा जाए वह तो एक आपके एटीट्यूड में आता है कि अच्छा मेरे पास पैसे हैं, या ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ खुद अर्न कर रहा हूँ। ये शायद दूसरे बेहतर बता सकें, बिकॉज पर्सनली मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं आया। मुझे पहला चेक मिला, मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा आज तो बता कौन से रेस्टोरेंट में खाना, वहाँ खाएंगे, बहुत पैसा है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, वो था ज़्यादा नहीं। आज सोचता हूँ यार ये तो कुछ अमाउंट नहीं थी, बट उस वक्त पे वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। पहली अमाउंट जैसी भी हो वो लगती है आपको ज़्यादा, और वो आपकी बड़ी मेहनत की होती है। मतलब मेरी पॉकेट मनी से तो बहुत ज़्यादा थी, और कुछ घंटों की कमाई थी। एक ब्रांड के लिए शूट किया था मैंने जीन्स का, काफी फेमस जीन्स का ब्रांड है, आई डोंट नो यहाँ पे नाम ले सकते हैं नहीं ले तो बेहतर है। हाँ बट एक बड़ा फेमस जीन्स का ब्रांड है, उसके लिए शूट किया था मैंने, तो मुझे एक अमाउंट मिली, तो कुछ इस तरह ही स्टार्ट हुआ था। But that's very nice। अच्छा, उसके बाद एक्टिंग की पहली ऑफर वो कैसे आई, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्टिंग की पहली ऑफर एक प्राइवेट चैनल पे आई थी, ऑफ कोर्स। उसमें कुछ कहानी में डिमांड ऐसी थी कि दे समहाउ नीडेड अ मॉडल बॉय, ठीक है, बिकॉज एक टिपिकल अरेंज मैरिज टाइप लव स्टोरी चल रही है उसमें। एक अरेंज मैरिज में एक लड़की का रिश्ता आता है और वो कहती है यार नहीं मेरा तुम्हारे साथ चल रहा है, मैं अरेंज मैरिज पे क्यों जाऊँगी, एंड व्हेन she see the boy and she's like मैं यही करूँगी। तो for that they needed a model kind of a boy, like a body builder type, एक hunk type look। तो they offered me बिल्कुल
फ्लैट था मैं और दिल भी नहीं था, मतलब कभी शौक दिल भी तो था acting का? था, दिल तो था, दिल बट आता नहीं था ना। ओके। मतलब दिल तो मेरा क्रिकेटर बनने पे भी है, बट उस लेवल की क्रिकेट खेल पाऊंगा तो करूंगा ना। तो बट ये एक इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप किसी चीज को सीखने की कोशिश करो, थोड़ी मेहनत करो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। नॉर्मली हम देखते हैं ना एक्टिंग में स्पेशली, अच्छा कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स या कोई थिएटर से आ रहा होता है, कोई प्रॉपर डिग्री लेकर आ रहा होता है, कोई सीख कर आ रहा होता है, बट आपकी डिग्री बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, मॉडलिंग का एक एज जरूर मिलता है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि मॉडलिंग एक्टिंग साइड बाय साइड लोग लेकर चल रहे होते हैं। कैमरा फेस करना आ जाता है, बट एक्टिंग इज टोटली नहीं नहीं, कैमरा फेस करना इज द ओनली कॉमन फैक्टर कि आप कैमरा फ्रेंडली होते हो, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होता, वरना इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड। बात यह है कि एक्टिंग स्कूल से कोई सीखता है, कोई धक्के खा के सीखता है, हमने धक्के खा के सीख ली, आ तो गई मतलब आई होप आ गई। बिल्कुल आ गई, तभी तो प्रोजेक्ट्स मिल रहे। देखिए स्क्रीन है ना, वो इंसाफ करती है, वो टैलेंट ही देखती है। टैलेंट देखती है। आपको एक मिल जाएगा, दो मिल जाएंगे, तीन लुक्स पे तीसरा मिल जाएगा, टैलेंट नहीं होगा, एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट। बिल्कुल, ये बात भी और किसी हद सारे तक सोशल ठीक है। मीडिया पे अब तो ऑडियंस आपको पता है कि इंस्टेंट रिव्यू दे देती है। एग्जैक्टली, तो आपको बस वैसे स्टिल आई बिलीव के लर्निंग फेज कभी खत्म नहीं वो तो होता, खत्म होता और भी ये नहीं काम है। इस तरह का है कि अभी हमेशा पुराना काम देख के आप कहते हो यार आई कुड हैव डन बेटर, तो ये चीज़ हमेशा रहती है, एंड आई थिंक ये रहनी चाहिए, वरना अगर आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा तो इम्प्रूवमेंट का वो रूम नहीं रहेगा। सही बात है। अभी तक सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कभी मैं कभी तुम रहा आपके लिए? फेम वाइज तो या फेम वाइज रहा। एंजॉय सबसे ज्यादा कौन सा प्रोजेक्ट किया? एंजॉय मैंने पीटीवी का एक प्रोजेक्ट किया था, व्हिच वन? अब्बा, अगर आपने देखा हो, इट वाज अ कॉमेडी प्ले, Okay. 58-59 एपिसोड्स का, Okay. एंड दैट वाज हिलेरियस। Wow. आज भी उसके मैं सीन्स देखता हूँ तो मतलब कुछ चीजें ऐसे अंडरडॉग चली जाती हैं, अंडर द टेबल चली जाती है, लोगों ने उस तरीके से देखा नहीं, उसकी व्यूअरशिप उतनी नहीं थी। अगेन बात यह है कि आपने क्या अच्छा काम किया, लोगों ने किस चीज को ज्यादा देखा। सही बात है। ज्यादा देखने की बहुत सी रीजंस हैं, कुछ अच्छी पीआर, कुछ बड़ी स्टारकास्ट, बिग चैनल्स, एक बहुत सी reasons हो प्रमोशन, सकती बहुत सी हैं, चीजें हो सकती बट हैं। आपने एंजॉय किया, दैट मैटर्स अ लॉट। हाँ, दैट मैटर्स अ तो आपको लॉट। कॉमेडी ज्यादा पसंद है? शायद, ओके। मतलब नॉट एग्जैक्टली कॉमेडी पसंद है, बट वो एक बड़ी अच्छी सिचुएशंस थी, सीन आते थे तो पहले तो मैं पढ़ के हंसता था ना, तो मतलब इतनी ज्यादा कॉमेडी थी उसमें, तो पर्सनली मुझे मजा आया उस प्रोजेक्ट को करने का। कोई प्रोजेक्ट ऐसा भी जिसको इनकार किया हो? हाँ, मगर कभी भी कोई रीजन, कोई स्टोरी ऐसा नहीं रहा है। ओके। हाँ, एक दफ़ा तो ये भी रहा था, बट पीटीवी पे तो वो डिस्कस नहीं कर सकते हम, दैट वाज लाइक वेब सीरीज थी तो वो कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा। अदरवाइज इनकार कभी डेट्स क्लैश हो जाए तो हाँ करना पड़ता है। अच्छा, तो सवाल को चेंज करते हैं ना, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया, कोई ऐसा रोल ऑफर हुआ हो जिस पे इनकार कर दिया और बाद में वो हिट हो गया हो, कोई रिग्रेट हुआ कि अच्छा अब मुझे कर लेना चाहिए था, या अभी ऐसा कोई फेस नहीं, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है जो Okay. इनकार किया और हिट हो गया, नहीं ऐसा कुछ। ऐसा नहीं, जो किया है वो खुद ही किया, कर लिया है। हाँ, कभी तुम पे मैंने सोचा था कि कैरेक्टर बहुत छोटा है, शुड आई डू और नॉट, बट Okay. अच्छा हुआ कर लिया। उस छोटे कैरेक्टर ने लीड के प्रोजेक्ट से ज्यादा फेम दे नो दिया। डाउट, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोजेक्ट भी ऐसा था और उसमें हमने देखा आखिर हर कैरेक्टर ने उसमें, देखिए जब बन रहा था तब हमें भी नहीं पता था इतनी बड़ी हिट वो हो तो जाएगा। किसी प्रोजेक्ट का नहीं पता होता। वो वाकई नहीं पता होता कि प्रोजेक्ट जब बन रहा होता है कि वो हिट कुछ होगा, idea क्योंकि अक्सर होता है ना, बड़ा बता रहे होते हैं अच्छा ये प्रोजेक्ट है, ये कास्ट है, हाँ। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं स्क्रीन पे कर पा बहुत सी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स आपके डब्बे में भी चले जाते हैं। मतलब अब हम नॉर्मली एज एन एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और मैक्सिमम जब परफॉर्म करते हैं घर आके भूल जाएंगे कि क्या हुआ था सही कहानी बात में, बहुत होगा महीने बाद भूल जाएंगे। ये 4-5 महीने बाद ऑन एयर हुआ है और मुझे कहाँ याद था, और लोग मुझसे पूछ रहे हैं यार अब क्या होगा, मैं कहा, यार कुछ तो मुझे होगा, खुद अभी याद याद नहीं नहीं है मुझे। तो वो इस तरह होता है। मतलब मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मुझे पता होता मैं याद रख लेता कि इतने सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि वाकई उस वक्त अंदाजा नहीं होता ना, दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, सबसे ज्यादा मजा किस एक्टर के साथ काम करके आया? सबके साथ ही काम करके मजा ये आया। तो diplomatic answer हो गया। डिप्लोमेटिक कोई आंसर ही देना कोई चाहिए। एक दो होता है ना कि अच्छा इनके साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहा हूँ, मेल फीमेल। नहीं, बस सबके साथ ही कंफर्टेबल रहा हूँ। आई थिंक ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम तो है भी नहीं। अच्छा। ये अलग बात है, मैं लेना भी नहीं चाहूंगा, मगर कुछ है भी नहीं। क्यों लेना नहीं चाहेंगे? मतलब एक किसी की तारीफ करनी हो तो क्यों नहीं करेंगे? इसमें नहीं, ऐसी क्या किसी बात की है? तारीफ तो बाकी माइंड कर जाएंगे कि हमारे साथ मजा नहीं आया, नहीं, हमने चोंचे मारी अरे थी। हमें क्या का तुमको? ज्यादा- इनके साथ ज्यादा मजा है, बाकी के साथ इक्वली मजा आया। मजा आया, मतलब सबके साथ ही मजा आया, अच्छा किया। ओके, ओके फाइन, फिर हम इस सवाल को यूं रख लेते हैं, कोई फीमेल एक्टर जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हो, अभी ना किया हो काम, ख्वाहिश हो लीड रोल में? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उस ड्रामे का बजट क्या है। अगर मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं ओके तो आई डोंट रियली केयर कि फीमेल एक्ट्रेस कौन है, ओके एंड चलेगी। स्टोरी वो भी हाँ, मैटर करती स्टोरी है? इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, बट फीमेल एक्ट्रेस कोई भी हो,
कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ पैसा से। मैटर करता है। वो सभी अच्छे हैं ना, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि एक लीड पे आने वाली एक्ट्रेस दूसरी लीड पर आने वाली एक्ट्रेस से 18, 19, 20 का फर्क हो सकता है, बट कोई मेजर फर्क नहीं होगा। सब आगे पीछे हैं, टैलेंट में भी, लुक्स में भी, तो इसको फर्क नहीं पड़ता कौन काम करे, बस स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट कहानी अच्छी हो, डायरेक्शन अच्छी हो, आप परफॉर्मर्स अच्छे हो। ओके। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर अच्छा परफॉर्मर ना मिले ना तो आपकी परफॉर्मेंस भी किल हो नेगेटिव जाती रोल है। करना चाहेंगे? हाँ, मेरा ख्याल है मैंने किए भी है नेगेटिव। ये भी है, लेकिन अदरवाइज होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं अच्छा मुझे नेगेटिव इसलिए पसंद है कि मार्जिन ज्यादा होता है, कुछ होता है कि नहीं बस मुझे तो एक अच्छा चॉकलेट बॉय बनना है। नहीं नहीं, बिल्कुल परफॉर्मेंस मार्जिन नेगेटिव में हमेशा ज़्यादा होता है। और अब वो एक्चुअली ज़माना चला गया, वो आज से 20 साल पुरानी बात थी कि नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, क्या अटैच हो जाएगा आपके साथ। कैरेक्टर है ना, आपने तो वो रोल प्ले करना है। और अब बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे यहाँ इंटरनेशनली भी जो विलन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें विलन ज़्यादा पसंद किया गया हीरो से। बिल्कुल ऐसे तो अगर आप काम अच्छा करते हो, आप उस कैरेक्टर की डिमांड्स को फुलफिल करते हो अपनी परफॉर्मेंस से, या आप कहीं ना कहीं फिट इन होते हो इन दैट कैरेक्टर, तो वो व्हाई नॉट, नेगेटिव क्यों नहीं। ऑल फोकस्ड ऑन एक्टिंग नाउ? या ऑल फोकस्ड ऑन एक्टिंग। कोई चीज जो आप कहना चाहते हैं अपने व्यूअर्स से, अपने फैंस से जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं? अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारो यार। यानी जिम लाजमी जाओ। जिम जरूरी नहीं है, Exercise किसी भी लाजमी तरीके से करो। कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी, फिटनेस का जो वो नशा है ना, वो आप बैठे हुए हो ना, एक फिट बंदा बैठा है, एक अनफिट बंदा बैठा है, सही बात वो उसके बैठने में वो फीलिंग का बहुत फर्क है। तो स्टे फिट जी। हाँ, ऑफ कोर्स यू शुड। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच शिराज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वक्त बड़ा मुख्तसर था, हमने मुलाकात कराई आपसे शिराज सिकंदर की। दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे कल, बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और जो आखिरी बात इनकी, उस पर बड़ा ध्यान देना आपने, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कम खाएं, कम खाएं। एक्सरसाइज ज्यादा करें, अच्छा हाँ, खाएं। हेल्दी खाएं, बड़ा जरूरी होता है। अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा मुलाकात कल करेंगे, अल्लाह हाफिज।